स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं मिडवाइफ एंड गायनेकोलॉजी से कुछ प्रमुख डिफिनेशंस को। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इसे अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, जैसा कि मालूम है कि हम लोग जीएनएम के सभी ईयर के लिए एमसीक्यू टाइप, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, एब्रीविएशन टाइप तथा डिफिनेशन टाइप के क्वेश्चंस को डील कर रहा है, जिसमें हम लोग वैसे ही क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो आने वाले परीक्षाओं के लिए से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज उसी कड़ी में हम लोग देखेंगे जीएनएम थर्ड ईयर वालों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस को, जो कि मिडवाइफ एंड गायनेकोलॉजी से होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है शीर्ष रक्तार्बुद यानी सिफिलोहेमेटोमा। ठीक है, सिफिलोहेमेटोमा शिशु के सिर पर पाई जाने वाली सूजन जो जन्म के दौरान सिर और श्रोणी यानी पेल्विस में रगड़ के कारण पेरियोस्टोमी के नीचे रक्त भर जाने के कारण होता है। ये ऐसा कंडीशन होता है जिसमें जब बच्चा जन्म लेता है उस दौरान सिर यानी स्कल और पेल्विस में रगड़ के कारण जो पेरियोस्टोमी होता है उसके नीचे रक्त भर जाता है। उसी को हम लोग सिफिलोहेमेटोमी के नाम से जानते हैं। यह जो होता है वो श्रोणी और खोपड़ी के बीच घर्षण होने की वजह से होता है। यानी सिफिलोहेमेटोमा पेल्विस और खोपड़ी यानी स्कल के बीच घर्षण जब होता है, जब बच्चा डिलीवरी हो रहा होता है उस समय जब घर्षण होता है पेल्विस और खोपड़ी में, यानी माँ के पेल्विस में और बच्चा के खोपड़ी से, उसी समय ये होता है। अगला क्वेश्चन है गर्भवर्तन, जिसे हम लोग वर्षण के नाम से जानते हैं। तो जब बच्चा ब्रीच प्रेजेंटेशन में रहता है उसको नॉर्मल परिस्थिति में लाने के लिए या नॉर्मल प्रेजेंटेशन में लाने के लिए जो परिवर्तन किया जाता है या माता के शरीर पे कुछ क्रिया किया जाता है उसी को हम लोग गर्भवर्तन के नाम से जानते हैं। ये क्रिया करने के बाद बच्चा जो है वो नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। गर्भवती शिशु को गर्भाशय में ब्रीच प्रेजेंटेशन से अनुकूल परिस्थिति में लाने के लिए किया जाने वाला परिवर्तन गर्भवर्तन कहलाता है। ठीक है, ब्रीच प्रेजेंटेशन से नॉर्मल प्रेजेंटेशन में लाने ही गर्भवर्तन यानी भर्षण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है सिफेलिक गर्भवर्तन यानी सिफेलिक वर्षण। जो जैसे कि हम पहले भी बताएं कि गर्भवर्तन जो होता है वो ऐसी क्रिया होती है जिसमें कुछ इमरजेंसी कंडीशन में बच्चा रहता है, उसको नॉर्मल में लाया जाता है। ठीक है, उसी को गर्भवर्तन बोलते हैं। जो सिफेलिक गर्भवर्तन होता है उसमें क्या होता है कि सिफेलिक पोल जो होता है वो गर्भस्थ शिशु के सिर वाला भाग होता है। तो सिफेलिक गर्भवर्तन में क्या होता है कि गर्भस्थ शिशु का सिर वाला भाग गर्भाशय के निचले भाग में लाया जाता है। ठीक है, इसे इस सिफेलिक गर्भवर्तन के नाम से जानते हैं। यानी ये बोलें कि सिफेलिक गर्भवर्तन में जो सिफेलिक पोल होता है वो यूटेरस के नीचे की ओर लाया जाता है, यानी नॉर्मल प्रेजेंटेशन में लाया जाता है। जो सिफेलिक गर्भवर्तन होता है उसमें बच्चा जो है एबनॉर्मल की स्थिति में रहता है। नॉर्मल जो डिलीवरी होने वाला बच्चा रहता है वो उसका सर नीचे की तरफ रहता है गर्भाशय के, लेकिन इस कंडीशन में बच्चा जो है वो अलग मुड़ा हुआ रहता है। उसी को नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए यानी सिफेलिक पोल को गर्भाशय के निचले भाग में लाने के लिए जो परिवर्तन किया जाता है उसी को हम लोग सिफेलिक वर्षण के नाम से जानते हैं, यानी सिफेलिक गर्भावर्तन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है चिमटी प्रसव, जिसे फोर्सेप्स डिलीवरी बोलते हैं। तो ये एक प्रसव की विधि होती है, एक्सटर्नल विधि होती है, जिसमें चिमटी यानी फोर्सेप्स का उपयोग कर भ्रूण के सिर पकड़कर बिना उसे चोट या नुकसान पहुंचाए भ्रूण को पूरा बाहर निकाल लिया जाता है। इसे ये चिमटी प्रसव कहते हैं। यानी एक फोर्सेप्स की मदद से भ्रूण के सिर को पकड़कर उसे बिना किसी हानि के शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया फोर्सेप्स डिलीवरी कहलाती है। चिमटी प्रसव के उपयोग से उदरीय प्रसव की संभावनाओं को न्यूनतम किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वेंटोज प्रसव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वेंटोज प्रसव। तो ये एक उपकरण होता है जिसमें स्त्री के स्वयं के प्रयासों से डिलीवरी संभव न हो तो इस उपकरण की सहायता से गर्भस्थ शिशु के सिर को बाहर निकालकर डिलीवरी कराई जाती है। इस प्रक्रिया को वेंटोज प्रसव कहते हैं या इसे वैक्यूम एक्सट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। इसमें वैक्यूम की मदद से बच्चे के सिर को पकड़कर और डिलीवरी कराया जाता है। यानी ये भी एक एक्सटर्नल विधि होता है या प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा जो शिशु यानी गर्भस्थ शिशु का सिर होता है उसको वैक्यूम के मदद से शरीर से बाहर निकाला जाता है या डिलीवरी कराया जाता है। उसी को हम लोग वेंटोज प्रसव
या वैक्यूम डिलीवरी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है एपिजियोटॉमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एपिजियोटॉमी। प्रसव की द्वितीय अवस्था के समय पश्च योनि यानी पिछले योनि भित्ति पर चीरा लगाए जाने को एपिजियोटॉमी अथवा पेरिनियोटॉमी कहते हैं। जो प्रसव का द्वितीय अवस्था होता है, नॉर्मली प्रसव का 3 अवस्था होता है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। जो द्वितीय अवस्था होता है उसी में हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी क्रिटिकल की स्थिति में योनि भित्ति के सबसे पीछे या ये बोलें कि पेरिटोनियम क्षेत्र में एक चीरा लगाते हैं, ठीक है, यानी स्टिच मार्क दिया जाता है, उसी को हम लोग एपिजियोटॉमी कहते हैं। इससे क्या होता है कि जो वेजाइना है उसका विस्तारण ज़्यादा हो जाता है, या जो बच्चा का निकलने का जो द्वार होता है वो चौड़ा हो जाता है, और इस प्रक्रिया द्वारा बच्चा जो है वो सरल विधि द्वारा निकल जाता है। एपिजियोटॉमी जो होता है वो एक चीरा लगाने की विधि है जिसमें पेरिटोनियम क्षेत्र में एक चीरा लगाया जाता है जिससे बच्चा जो है वो आसानी से निकल सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सीजेरियन सेक्शन, जिसे सीएस के नाम से जानते हैं। तो ये एक शल्य क्रिया होती है जिसके द्वारा 28 सप्ताह की गर्भावस्था के पश्चात प्रसव के लिए उदर भित्री यानी एब्डोमिनल वाल को चीरने के पश्चात गर्भाशय पर चीरा लगाया जाता है, वह भ्रूण को सकुशल बाहर निकाल दिया जाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एब्डोमिनल क्षेत्र में एक स्टिच मार्क दिया जाता है और गर्भाशय में भी, और गर्भाशय को भी काट के उससे भ्रूण को सकुशल बाहर निकाल लिया जाता है। सिजेरियन सेक्शन जो है वो एक सर्जरी की प्रक्रिया है जिसमें 28वें सप्ताह के बाद जो बच्चा होता है उसको गर्भाशय द्वारा स्टिच मार्क दे के बाहर निकाल लिया जाता है, यानी चीरा लगा के बाहर निकाल लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है चिकित्सीय गर्भपात यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एमटीपी। तो ये एक भारत सरकार द्वारा लागू किया गया एक्ट था जो 1971 में लागू हुआ था। इसके द्वारा 20वें सप्ताह की अवधि से पूर्व गर्भावस्था में किसी पंजीकृत स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा महिला के स्वास्थ्य एवं जीवन की रक्षा हेतु जो गर्भपात किया जाता है उसी को हम लोग एमटीपी बोलते हैं। और ये एक जो है वो 1971 में लागू किया गया था जिसमें बहुत सी धाराएं हैं और उसी के अनुसार एमटीपी कराया जाता है। ठीक है, अगर इसके विरुद्ध में एमटीपी हो तो वो गैर कानूनी माना जाता है। ठीक है, 20 सप्ताह के पहले तक अगर कोई पंजीकृत स्त्री रोग यानी गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा किसी महिला के स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा हेतु जो गर्भपात कराया जाता है यानी एबॉर्शन कराया जाता है उसी को हम लोग एमटीपी के नाम से जानते हैं। ये एक्ट जो है वो 1971 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है गायनेकोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गायनेकोलॉजी। स्त्री के जनन मार्ग के रोगों के से संबंधित अध्ययन को ही स्त्री रोग विज्ञान के नाम से जानते हैं, या चिकित्सीय विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्त्री के जनन मार्ग के से होने वाले रोगों का अध्ययन किया जाता है उसी को हम लोग गायनेकोलॉजी के नाम से जानते हैं। चिकित्सीय विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्त्री के जनन मार्ग से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है उसी को हम लोग गायनेकोलॉजी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी किसी लड़की या लड़के की यौनारंभ यानी प्यूबर्टी की आयु वह होती है जब संतान उत्पत्ति योग्य हो जाते हैं। उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टराइजेस का विकास प्रारंभ हो जाता है, यानी जब कोई लड़का या लड़की प्यूबर्टी की आयु में होता है तब वह संतान के उत्पत्ति योग्य माना जाता है। ठीक है, और उनमें बहुत सारा एक्सटर्नली तथा इंटरनली भी चेंजिंग होता है, जैसे बहुत सारा हार्मोन बनना शुरू होता है और जो जननांग होते हैं या गुप्तांग होते हैं उनमें बाल भी आना शुरू होता है। और अगला क्वेश्चन है अनावर्त या रजोरोध, जिसे एमनोरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, एमनोरिया को डिफाइन करना है। महिला में किसी कारण से मासिक स्राव का नहीं होना अथवा एक बार होकर रुक जाना ही रजोरोध या अनावर्त कहलाता है। ठीक है, यानी एमनोरिया जो होता है अगर किसी स्त्री में एक बार मासिक धर्म आए और उसके बाद फिर ना आए उसी को हम लोग बोलते हैं, या कभी भी नहीं आया हो उसी को हम लोग एमनोरिया के नाम से जानते हैं। यह रोग नहीं बल्कि किसी रोग का लक्षण होता है। ठीक है, जो एमनोरिया है वो कोई रोग नहीं होता है बल्कि यह एक किसी रोग का कारण हो सकता है या लक्षण हो सकता है। जो एमनोरिया है वो मासिक धर्म के न आने या एक बार आके फिर दोबारा ना आने की स्थिति को बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दर्द युक्त मासिक धर्म, जिसे डिस्मेनोरिया के नाम से जानते हैं। मासिक धर्म के दौरान सामान्य से अधिक दर्द होना जिसके कारण महिला के दैनिक कार्यों में बाधा पहुंचती हो, दर्द युक्त मासिक धर्म कहलाता है। अगर
मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो तो उसे हम लोग दर्द युक्त मासिक धर्म के नाम से जानते हैं, जिसका हम लोग मेडिकल टर्म में डिस्मेनोरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, मासिक धर्म के दौरान सामान्य से अधिक दर्द होना ही दर्द युक्त मासिक धर्म कहलाता है, जिसे डिस्मेनोरिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है छद्म मासिक धर्म, जिसे क्रिप्टोमेनोरिया बोलते हैं। छद्म मासिक धर्म जिसे क्रिप्टोमेनोरिया बोला जाता है, यह ऐसी स्थिति होती है जिसमें मासिक धर्म तो होता है लेकिन आउटफ्लो ट्रैक्ट में बाधा यानी ऑब्स्ट्रक्ट होने के कारण रक्तस्राव शरीर से बाहर नहीं आता है। उसी को हम लोग हिमेटोकैप्लस भी कहते हैं और क्रिप्टोमेनोरिया के नाम से भी जानते हैं। या ये बोलें कि वैसी स्त्री जिसमें मासिक धर्म आता है लेकिन रक्तस्राव शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है, उसी को हम लोग क्रिप्टोमेनोरिया के नाम से जानते हैं। ये तभी हो पाता है जब आउटफ्लो ट्रैक्ट में बाधा हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जनन क्षमता, जिसे फर्टिलिटी के नाम से जानते हैं। समान लैंगिक संबंध बनाते हुए 12 माह व उससे कम समय के अंदर गर्भधारण करने की क्षमता ही जनन कहलाती है। अर्थात जो सामान्य लैंगिक संबंध है यानी 12 महीने या उससे कम समय में अगर कोई स्त्री लैंगिक संबंध बनाते हुए गर्भधारण करने की क्षमता रखती है तो उसी को हम लोग जनन क्षमता या फर्टिलिटी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है सल्पिंगाइटिस। ठीक है, सल्पिंगाइटिस जो फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन होता है उसी को हम लोग सल्पिंगाइटिस के नाम से जानते हैं। अर्थात फैलोपियन ट्यूब में होने वाले इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन को सल्पिंगाइटिस के नाम से जाना जाता है। फैलोपियन ट्यूब में अगर संक्रमण हो साथ इन्फ्लामेशन हो तो उसे हम लोग सल्पिंगाइटिस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है योनि पर्दा यानी वेजिनाइटिस। वेजाइना में होने वाले इन्फ्लामेशन को ही वेजिनाइटिस के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि अधिक मात्रा में स्राव निकलता है, दर्द होता है और खुजली होता है। स्त्री के योनि में होने वाले इन्फ्लामेशन को ही वेजिनाइटिस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रीवा का संक्रमण यानी सर्विक्साइटिस यानी सर्विसाइटिस। ठीक है, गर्भाशय के ग्रीवा में होने वाले इन्फ्लामेशन को ही ग्रीवा का संक्रमण बोलते हैं। अर्थात गर्भाशय ग्रीवा के संकीर्ण भाग में अचानक से शोध पर्दा यानी इन्फ्लामेशन हो जाना ही ग्रीवा का संक्रमण कहलाता है। ग्रीवा में होने वाले इन्फ्लामेशन को ही सर्विसाइटिस के नाम से जानते हैं। गर्भाशयी मुखीय कैंसर यानी सर्वाइकल कैंसर। गर्भाशय के सर्विक्स की कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन होने से कैंसर की स्थिति उत्पन्न होती है, उसी को हम लोग सर्वाइकल कैंसर के नाम से जानते हैं। यह स्त्री में होने वाला सर्वाधिक कैंसर होता है। ठीक है, जो सर्वाइकल कैंसर होता है वह नॉर्मली स्त्री में होने वाला एक सामान्य कैंसर है। ठीक है, जो सर्विक्स में कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन के फलस्वरूप बनता है। अगला क्वेश्चन है गर्भाशयी भ्रंश यानी यूटेराइन प्रोलेप्स। गर्भाशय का अपनी सामान्य स्थिति से हटकर नीचे की ओर खिसक जाने को गर्भाशयी भ्रंश के नाम से जानते हैं। गर्भाशय का अपने सामान्य स्थिति यानी जो नॉर्मल स्थिति होता है वहां से हटकर नीचे की ओर आने को ही गर्भाशयी भ्रंश के नाम से जानते हैं। गर्भाशय को सहारा प्रदान करने वाले लिगामेंट अथवा पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों के कमजोर होने से यह स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, जब किसी स्त्री में लिगामेंट कमजोर हो जाए या पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां कमजोर हो जाए तो उस स्थिति में गर्भाशय जो है वह अपने नॉर्मल जगह को छोड़ के नीचे की ओर खिसक जाता है, उसी को हम लोग गर्भाशयी भ्रंश के नाम से जानते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप क्लिक करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।